हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? अ वेरी गुड मॉर्निंग। सो टुडे इज 24th जून। चलिए देखते हैं आज क्या था। एक तो पहले पेज पे था कि जैसे हमने एक्सेस डेथ्स के बारे में देखा था ना, 14 जिनको एक्सेस डेथ्स नहीं पता या जो लेक्चर्स मिस करते हैं, तो एक्सेस डेथ का एक एग्जांपल हमने देखा था तेलंगाना का 14th ऑफ जून को। और 21st जून को हमने एडिटोरियल एनालिसिस किया था पूरा एक्सेस डेथ्स का एनालिसिस। वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों सुन लीजिएगा। तो कहते हैं कि कुछ ऐसा है कि कुछ स्टेट्स में जैसे हमने देखा एक्सेस डेथ्स दिख रही हैं, मतलब जो ऑफिशियली रिपोर्टेड है उनसे ज़्यादा डेथ्स हुई हैं। बल्कि एक केरला, एक ऐसी केरला की कैपिटल में देखा गया है कि बल्कि वहाँ पे डेथ्स जो है डिक्रीज हुई हैं। मतलब जो 2015 से 19 तक का उनका जो एवरेज डेथ्स थी उससे बल्कि डिक्रीज हुई है डेथ्स। अब उसका क्रेडिट किसको जा सकता है? देखिए, ये एक एग्जाम्पल होता है कि अगर आपके ऊपर एक्सेस डेथ्स के ऊपर क्वेश्चन आता है मेंस में, तो आप इसको एक एग्जाम्पल दे सकते हैं कि हमने कई स्टेट्स में देखा, बट अनलाइक अदर सिटीज इन इंडिया, केरला की कैपिटल में हमने डिक्रीज डेथ्स देखी हैं, रिकॉर्ड जो हुई हैं। अब वो किसको क्यों हुआ है ये? कहते हैं क्योंकि फ्यूअर रोड एक्सीडेंट्स हुए हैं, रेस्पिरेटरी इलनेस जैसे COPD, H1N1, निमोनिया, वाटर फूड बॉर्न डिजीजेस कम हुई हैं क्योंकि लोग अपने घरों में रहे, उसका एक रीज़न है। दूसरा सॉरी, केरला का जो हेल्थ रिस्पॉन्स रहा है, पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स, वो बहुत अच्छा रहा है। तो इन दो तीन वजहों की वजह से वहाँ पे जो डेथ्स हुई हैं बल्कि डिक्रीज हुई हैं जो पहले हुआ करती थी। कितनी नंबर ऑफ डेथ्स हुई हैं उनको एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है, बट इतना ही लिखिएगा अगर आप ये एक्सेस डेथ्स पे लिख रहे हैं तो। पेज 4 पे था, एक असम का बड़े दिनों से आ रहा है, तो आप सोच रहे होंगे क्यों नहीं बता रहे थे, क्योंकि इट इज़ नॉट सो इम्पोर्टेंट कि पर्टिकुलर स्टेट्स का देखा जाए। बड़े 2 3 4 बार आ चुका है, तो मैंने सोचा चलो आपको बता देता हूँ। इट इज़ नॉट सो इम्पोर्टेंट, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। क्योंकि क्या होता है, पर्टिकुलर स्टेट्स का UPSC के लिए देखना बहुत ज़रूरी नहीं होता है। ऐसे तो बहुत ज़्यादा हमारे जो नोट्स होते हैं बहुत बल्कि हो जाएंगे। बट असम का मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। असम ने क्या कहा है, टी प्लांटेशन वर्कर्स शेड्यूल ट्राइब्स को छोड़ के अगर जो लोगों के बच्चे 2 से ज़्यादा होंगे, उनको धीरे धीरे बेनिफिट्स मिलना बंद कर दिया जाएगा जो स्टेट से स्कीम्स निकलती हैं। ठीक है, जो स्टेट की स्कीम्स हैं उसके अंदर जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो बंद कर दिए जाएंगे अगर आपके 2 बच्चों से ज़्यादा है। और आपको पता ही है 2018 में भी असम ने अपनी पंचायत के अंदर रूल लाया था कि अगर आपने रूरल पोल्स लड़ने हैं तो ये 2 चाइल्ड नॉर्म पॉलिसी लेके आए थे विद मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन और फंक्शनली जो सैनिटरी टॉयलेट्स होने चाहिए आपके यहाँ। इसके अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट्स क्या आए हैं? तो लोगों ने कहा है कि जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है वो क्लियरली बताता है कि वुमेन और मेन को स्मॉलर फैमिलीज ही चाहिए। चाहे उनको आप बिना कोर्सिव मेथड्स के भी वो चल जाएगा, क्योंकि वहाँ के लोग अब अप्रोच यही कर रहे हैं कि मेन एंड वुमेन वांट स्मॉलर फैमिलीज। दूसरा, वो कहते हैं कि टोटल फर्टिलिटी रेट जो असम में है इट इज़ ओनली 1.9, जो नेशनल एवरेज की 2.2 से कम है। तो असम में ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी। टोटल फर्टिलिटी रेट ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इफ़ यू वांट टू नो द डेट प्लीज़ लेट मी नो, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं था कि मैं आपको डेट्स देता दोबारा दोबारा। और एक स्टडी हुई थी फॉर्मल, जो एक ब्यूरोक्रेट थे निर्मला बूच, उन्होंने उनकी जो स्टडी हुई थी उन्होंने बल्कि यही कहा था कि सेक्स सेलेक्टिव और अनसेफ एबॉर्शंस बढ़ जाते हैं जिन स्टेट्स में भी ये 2 चाइल्ड पॉलिसी अडॉप्ट करी है। तो हमें ये यहाँ पे असम में नहीं करनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद एक पेज 5 पे था नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन को लेके। तो उस पे क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि यूनानी वालों ने थोड़ा सा अपोज किया है। देखिए, ये वैसे तो आपके नोट्स में होना चाहिए क्योंकि लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, बट ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लास्ट ईयर मार्च में हुआ था। तो कई जो स्टूडेंट्स आए हैं जो इस साल देंगे, उन्होंने जून या जुलाई से शुरू किया हुआ। तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में क्या हुआ है। पहला तो ये रिपील कर रहा है इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल एक्ट 1970। दूसरा क्या है, विद इन 3 years ऑफ दिस पैसेज ऑफ द बिल, स्टेट गवर्नमेंट्स को भी अपने स्टेट मेडिकल काउंसिल ऑफ और इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन हर स्टेट में अपना खोलना पड़ेगा, स्टैब्लिश करना पड़ेगा। इसमें 29 मेंबर्स होंगे जो अपॉइंट करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट। फोर्थ पॉइंट इसमें है जो सर्च कमेटी होगी, इट विल कंसिस्ट ऑफ 5 मेंबर्स। जो ये इनके मेंबर सेलेक्ट करेगी इस बोर्ड के, वो सर्च कमेटी जो होगी वो 5 मेंबर्स की होगी, जिसमें चीफ सेक्रेटरी भी होगा और 3 एक्सपर्ट्स होंगे जो नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब आप सोचेंगे इसको याद कैसे रखें? देखिए क्या होता है, क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकते हैं कि जो इसकी सर्च कमेटी होगी उसका जो हेड करेगा वो प्राइम मिनिस्टर करेगा या प्रेसिडेंट करेगा, तो उस वजह से आपको पता होना चाहिए कैबिनेट सेक्रेटरी करेगा। तो अगर आपके पास क्वेश्चन में PM आता है तो आप उसको रॉन्ग कर सकते हो। इसमें बोर्ड ऑफ आयुर्वेदा स्टेप सेटअप किया जाएगा फॉर आयुर्वेदा, और बोर्ड ऑफ यूनानी सिद्धा एंड सोवा रिग्पा करा जाएगा फॉर यूनानी सिद्धा एंड सोवा रिग्पा। तो यूनानी वालों को यही एतराज है कि हम भी आयुर्वेद की तरह एक नेशनल वो रखते हैं या इंटरनेशनल हमारी अपील अप्रोच है
तो हमें भी एक हमारा अलग से बोर्ड होना चाहिए था। ये नहीं कि यूनानी सिद्धा सोवा रिगपा बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि नेशनल स्टेट्स में हैं, हम भी एक इंटरनेशनल लेवल वो हासिल कर चुके हैं। तो जैसे आपने आयुर्वेद के लिए एक अलग बोर्ड बनाया है, वैसे यूनानी के लिए एक अलग बोर्ड बनाना चाहिए था, कि ना कि यूनानी सिद्धा सोवा रिगपा के साथ हमें जोड़ना चाहिए था। बेसिकली वो एक न्यूज़ है इसमें। अच्छा, सिक्स्थ पॉइंट ये है कि ये फ्रेम करेंगे पॉलिसीज फॉर रेगुलेटिंग मेडिकल इंस्टीट्यूशंस एंड मेडिकल प्रोफेशनल्स ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन आप समझ रहे हैं ना, जो एलोपैथी की बात नहीं हो रही है इसमें, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन की बात हो रही है, जिसमें आयुर्वेद, ये यूनानी सिद्धा सोवा ये सब आता है, आयुष बेसिकली, ठीक है। और इसमें मेडिकल असेसमेंट बोर्ड भी बनाया जाएगा, जो रेटिंग बोर्ड होगा फॉर द इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तीसरा बोर्ड होगा एथिकल एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड, ठीक है। एक तो ये बोर्ड ऑफ आयुर्वेदा, बोर्ड ऑफ यूनानी वगैरह सब बनाया जाएगा। दूसरा इसमें मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड होगा, एथिक्स एथिक्स और मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड। तीन बोर्ड्स होंगे बेसिकली, ठीक है। और ट्रांसपेरेंसी हो इस वजह से कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा और एक्सिट एग्जाम होगा फॉर ग्रेजुएट्स, जिनको क्लियर करना होगा टू प्रैक्टिस इंडियन मेडिसिन। एक टीचर्स का भी एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, ताकि टीचर्स का स्टैंडर्ड देखा जाए बिफोर अपॉइंटमेंट एंड प्रमोशन। ये पॉइंट्स इनफ हैं फॉर योर प्रीलिम्स, क्योंकि ये क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंस रखता है वो प्रीलिम्स के लिए रखता है। अगर मेंस में भी आएगा तो आप इतना भी लिख देंगे तो बहुत है। एक्सक्लूसिव इस पेपर पर क्वेश्चन नहीं आएगा, पूछा जाएगा तो कहीं से रिलेटेड पूछा जाएगा, जहां पे आप ये डाल सकते हैं, ठीक है। एक एडिटोरियल पे थोड़ा सा फेमिनिस्ट वाला जो था, पूरा का पूरा फेमिनिज्म को लेके बड़ा अच्छा आर्टिकल है, ध्यान से डिजिटल डिवाइड के ऊपर सुनिएगा। वैसे हम डिजिटल डिवाइड गरीब अमीर का ऑलरेडी देख चुके हैं, रीजनल का देख चुके हैं, बड़ा बड़ा अच्छा जेंडर का आया हुआ था। इसका नोट्स बनाना प्लीज, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर मेंस। अराउंड द वर्ल्ड कहते हैं इंफॉर्मेशन जो है और एक्सेस टू हेल्थ केयर है, ज़्यादातर मूव हो गई है ऑनलाइन, और जो ऑनलाइन नहीं जा सके हैं वो बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज पे हैं। ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस के एस्टीमेट के तहत कहते हैं 390 मिलियन वुमेन, 39 करोड़ वुमेन इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज डू नॉट हैव इंटरनेट एक्सेस। फैक्ट्स फिगर्स डाला करिए जब आंसर लिखते हैं, बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। कहते हैं अच्छा, जब भी जब हम ग्लोबल सिनेरियो दे देते हैं, उसके बाद हमें ना एक इंडिया पर्टिकुलर देना पड़ेगा, क्योंकि आप इंडिया में एग्जाम दे रहे हैं। तो उसमें आप इंडिया में कहेंगे कि ओनली 14.9, ना भी याद रहे तो 15% कह सकते हैं आप, कि 15% ऑफ वुमेन वो रिपोर्टेड टू बी यूजिंग द इंटरनेट। क्या हाल है हिंदुस्तान का, देख लीजिए। और कहते हैं हमें ये डिवाइड जो है ना, उसका और ज़्यादा असर पड़ा है, क्योंकि हमें पता है कि हमें रजिस्टर करना ऑनलाइन टू गेट अ वैक्सीनेशन अपॉइंटमेंट। तो कहते हैं रीसेंट लोकल डाटा रिवील करता है कि 17% मोर मेन हैव बीन वैक्सीनेटेड देन वुमेन, क्योंकि वुमेन्स को अप्रोच ही नहीं है, वुमेन्स के पास इंटरनेट एक्सेस ही नहीं है कि वो अपने आप को रजिस्टर कर सके वैक्सीन अपॉइंटमेंट के लिए। क्योंकि वैक्सीन रजिस्ट्रेशन जो है यूजुअली रिक्वायर स्मार्टफ़ोन होगा चाहिए या लैपटॉप चाहिए। तो मेन्स एंड बॉयज़ आर दस मोर लाइकली टू गेट टाइमली इंफॉर्मेशन एट रजिस्टर देन वुमेन्स एंड गर्ल्स। आप ये एग्जांपल दे सकते हैं, तो उसमें भी आपको ये जोड़ने की ज़रूरत नहीं है कि गवर्नमेंट ने कहा है कि अब आपको रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है, आप जाके लगवा सकते हैं टीका, वो सबको पता है। बट जहाँ अभी हम डिजिटल डिवाइड की बात कर रहे हैं, तो वी शुड स्टिक टू डिजिटल डिवाइड, कि क्या दिक्कतें हैं, वजह क्या है इनकी। एक तो वजह ये हो सकती है कल्चरल बिलीफ। ऑफ़न ये समझा जाता है कि वुमेन एक्सेस टू टेक्नोलॉजी उनको मोटिवेट करेगी टू चैलेंज पैट्रियार्कल सोसाइटी, ठीक है? एक तो वजह ये है। दूसरा कहते हैं क्या है कि एक ऐसा भी बिलीफ है कि वुमेन्स को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, और ऑनलाइन कंटेंट जो है ना कैन बी डेंजरस फॉर वुमेन और एक्सपोज़ देम टू रिस्क्स। अब ऐसा है कि आप में से कुछ बहुत ऐसे होंगे जो बहुत मल्टी सिटीज़ और मतलब कहते हैं ना कि बड़े एजुकेटेड हाउसेस में ग्रोन अप हुए हों, तो आप लोगों को ये बड़ी अजीब लग रही होंगी बातें, बट ये सच हैं। ये चीज़ें आपको जब आप अगर क्लियर कर जाते हैं और बन जाते हैं, और आप विलेजेस में जाएँगे, अगर आप रिमोट एरियाज़ में जाएँगे तो आपको पता चलेगा, रिमोट एरियाज़ में भी क्यों, शहरों में भी ये हाल है। ये पॉइंट्स हैं कि उनको ये लगता है कि औरतों को अगर आज़ादी दे दी तो ये पैट्रियार्कल सोसाइटीज़ को चैलेंज कर देंगी, या इनको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, और अगर इनको ऑनलाइन कंटेंट दिखा दिया तो ये रिस्क है हमारे लिए बहुत बड़ा। कहते हैं फेमिनिस्ट टेक्नोलॉजी इज एन अप्रोच टू टेक्नोलॉजी दैट इज इंक्लूसिव। ये पॉइंट दे सकते हैं, दैट इज इंक्लूसिव। हम जो फेमिनिज्म की बात कर रहे हैं या फेमिनिस्ट टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, वो एक टेक्नोलॉजी और इनोवेशन ऐसा है जो इंक्लूसिव है, इन्फॉर्म्ड है एंड रिस्पॉन्सिबल टू द एंटायर कम्युनिटी विद ऑल इट्स डाइवर्सिटी। ये फेमिनिस्ट टेक्नोलॉजी, हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि सिर्फ फीमेल्स के लिए होना चाहिए, हम कह रहे हैं कि जो ऐसी टेक्नोलॉजी और इनोवेशन आनी चाहिए जो इंक्लूसिव हो
और रिस्पॉन्सिव हो टू द एंटायर कम्युनिटी विद ऑल इट्स डाइवर्सिटी। जितनी भी डाइवर्सिटीज हैं सोसाइटीज में, सबको अप्रोच करनी चाहिए। कुछ एग्जांपल्स देंगे हम क्या क्या हो रहा है। कहेंगे कि यूएन वुमेन जो है इंकरेज कर रही है कंपनीज को टू साइन अप एंड अग्री टू द प्रिंसिपल्स दैट विल लीड टू अ मोर इक्विटेबल फ्यूचर फॉर ऑल। और एक उनका चल रहा है जनरेशन इक्वालिटी फोरम, जिसमें गोल क्या है कि टू डबल द नंबर ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स वर्किंग इन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। तीसरा क्या है, बाय 2026 द एम इज टू रिड्यूस द जेंडर डिजिटल डिवाइड, कि हमें जेंडर डिजिटल डिवाइड जो है मैन और वुमेन के बीच का, ये रिड्यूस करना है और इंश्योर करना है यूनिवर्सल डिजिटल लिटरेसी हम अचीव कर पाए। और हमें इन्वेस्ट करना होगा फेमिनिस्ट टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में टू सपोर्ट वुमेन्स लीडरशिप एज इनोवेटर्स। ज़्यादातर हम इनोवेटर्स जितने भी देखते हैं या स्टार्टअप देखते हैं, बहुत कम देखते हैं कि वुमेन्स के आ रहे हैं। तो हमें इन्वेस्ट करना होगा फेमिनिस्ट टेक्नोलॉजीज और इनोवेशंस में, ताकि हम उन वुमेन्स को सपोर्ट कर सकें, ताकि हम वुमेन्स की लीडरशिप लेके आ सकें एज इनोवेटर्स। अब कहते हैं कि पॉलिसी, अब हमने जैसे ये एग्जांपल्स दिए, ये 3 एग्जांपल्स क्या क्या कर रहा है, हमें देना होगा कि पॉलिसी से खाली कुछ नहीं होगा, बट प्राइवेट सेक्टर को भी आना पड़ेगा। प्राइवेट सेक्टर बहुत कुछ कर सकता है। हमें कहते हैं कि कंपनीज शुड नॉट लुक एट द जेंडर इक्वल टेक्नोलॉजी सोली फ्रॉम एन एल्ट्रुइस्टिक पर्सपेक्टिव बट फ्रॉम ए प्रैग्मेटिक वन। अब मैं इसका मतलब समझाता हूँ इसका आपको। वो कहते हैं कंपनीज को ना जेंडर इक्वल टेक्नोलॉजी को ना खाली एल्ट्रुइस्टिक पर्सपेक्टिव से नहीं देखना चाहिए। दैट मीन्स एक उधार, मतलब ये कहते हैं ना कि उपकार कर रहे हो आप। सिर्फ ये ना सोचो कि आप अगर आप कोई जेंडर इक्वल टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हो तो सिर्फ आप एक उपकार कर रहे हो, बट आपको एक प्रैक्टिकल अप्रोच से भी जाना चाहिए। क्योंकि जितने इंसान मतलब टोटल अगर आप पॉपुलेशन देखो तो जितने आदमी उतनी औरतें हैं, ऊपर नीचे होगा 5-7%। तो इसलिए आपको एक प्रैक्टिकल अप्रोच से भी जाना चाहिए कि आप अपना प्रॉफिट भी बढ़ा सकते हैं अगर आप इनको अप्रोच करेंगे तो। सिर्फ ये ना सोचिए कि आप एल्ट्रुइस्टिक पर्सपेक्टिव मीन्स आप ये ना सोचिए कि आप उपकार करने जा रहे हैं। आप एक प्रैक्टिकल अप्रोच से भी जेंडर इक्वल टेक्नोलॉजी को अप्रोच कर सकते हैं। According to GSMA, closing the gender gap in mobile internet usage in low and income middle income countries, वो वहाँ की मिडिल इनकम कंट्रीज का जीडीपी कहते हैं बाय $700 बिलियन तक इंक्रीज कर देगी ओवर द नेक्स्ट 5 years। तो इसलिए ये एग्जांपल है कि आप ये सिर्फ परोपकार के अप्रोच से मत देखिए, एक प्रैक्टिकल अप्रोच से देखिए। अगर आप ये जेंडर गैप को बंद करेंगे इन द लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज, आपका जीडीपी $700 बिलियन तक बढ़ सकता है ओवर द नेक्स्ट 5 years। क्योंकि वुमेन एंड गर्ल्स आर द लार्जेस्ट कंज्यूमर ग्रुप्स लेफ्ट आउट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड कुड बी द मेजर प्रॉफिट ड्राइवर्स। आई थिंक ये बहुत इजी लैंग्वेज में है तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये इतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट ड्राइव करके देंगी कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर हम देखते हैं कि इन द ऐप स्टोर देयर आर अबाउट 20 मिलियन 2 मिलियन ऐप्स हैं, 20 लाख ऐप्स हैं। ज़्यादातर वो जो कैटर करती हैं वो यंग मैन को करती हैं। हमें डिज़ाइन करने की ऐप ज़रूरत है जो स्पेसिफिकली टुवर्ड्स मदर्स हो, या ऐप्स हों जो वुमेन को एक्सेस कराए, टेलीमेडिसिन कंसल्टेशन करानी हो या कुछ भी कराना हो। क्योंकि हम देखते हैं कि कुछ लेडीज़ जो हैं जब कोई प्रॉब्लम से जा रही होती हैं, वो दे कैन नॉट अप्रोच टू डॉक्टर डायरेक्टली, नहीं निकल पाती हैं। तो ऐसी ऐप्स बनाई जाए जो वो टेलीमेडिसिन कंसल्टेशन कर सके, टेली कंसल्टेशन कर सके, या कोई डिजिटल नेटवर्क हम ऐसा बनाएं जो वुमेन को अप्रोच अपॉर्चुनिटीज दे इनफॉर्मल जॉब्स की, ताकि वो अर्न भी कर सके वाइल बैलेंसिंग केयरिंग फॉर देयर फैमिलीज। और कहते हैं ऐप्स के अलावा हमें कुछ बिल्ट इन फीचर्स भी मोबाइल फोन्स में डालने चाहिए, जैसे कि इमरजेंसी बटन, ताकि वुमेन्स जो हैं अगर कोई दिक्कत में आए तो वो अप्रोच कर सके लो एनफोर्समेंट एजेंसीज को, इन केस कोई हैरेसमेंट होने लगे या कुछ भी होने लगे। कहते हैं जैसे आप एक एग्जांपल ले सकते हैं कि हाउस होल्ड गुड्स प्रोड्यूसर्स जो थे फॉर एग्जांपल, वो टारगेट करते थे वुमेन्स को, क्योंकि उनको पता था कि हाउस होल्ड बजट वुमेन्स के हाथ में है, तो उनको अप्रोच करो। तो तभी उन्होंने वुमेन्स के लिए वॉशिंग मशीन निकाली, डिश वॉशर्स निकाले। कहते हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी को भी ऐसे ही अप्रोच करना चाहिए सिमिलरली, ताकि वो और से ज़्यादा औरतों को शामिल कर सके इसमें। ब्रिंगिंग एन एंड टू द जेंडर टेक्नोलॉजी गैप विल सेव लाइव्स एंड मेक लाइवलीहुड्स मोर सिक्योर। एक एडिटोरियल पे था, फिर उसके बाद में ईरान यूएसए का। देखिए ईरान यूएसए, हम इसमें कुछ नया नहीं था, थोड़ा करके ही पॉइंट्स ऐड होते हैं। तो हमने पूरा पढ़ा 25 जनवरी, 1 फरवरी, 2 मार्च, 18 मई, 28 मार्च। आपको टाइम मिले तो देख लेना। मेरे ख्याल से मैं क्योंकि 5, 6, 7, 8 बार बता चुका हूँ रेफरेंसेस, तो आई होप आपने पढ़ लिया होगा। तो जिन्होंने पढ़ लिया उनको दोबारा जोड़ने की जरूरत नहीं है। एक एडिटोरियल पे आपने देखा होगा यूनियन ऑफ स्टेट्स का दे रखा था। वो देखिए ये ना एक जनरल पब्लिक के लिए भी आता है। बाकी जो हम लोग यूपीएससी वाले हैं अब आप लोग तो एग्जाम भी देने जाएंगे, तो आपकी ना बेसिक लक्ष्मीकांत की जो पॉलिटी में दे रखा है ना, वो ही सब था उसमें। हमने पढ़ा उसको, इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, वो जनरल पब्लिक को नहीं पता होता, वो नहीं पढ़ती लक्ष्मीकांत पॉलिटी, बट आप लोग पढ़ेंगे।
उसमें आपका ये ठीक हो जाएगा, उसी को ही आंसर बना के लिखिएगा। 2015 में भी ऐसा क्वेश्चन आया था मेंस में, तो मैंने उसी को लिखा था, आई गॉट अ गुड स्कोर। मतलब अब मुझे पर्टिकुलर उस क्वेश्चन में नहीं पता, बट वन ऑफ द बेस्ट स्कोर आया था मैं उस पेपर में। ठीक है, उस पर एक पेज 9 पे था चाइना बिल्डिंग न्यू यूनिट्स। हम ऑलरेडी देख चुके हैं कहाँ का वो नई यूनिट्स बना रहे हैं, तो मैं आपको लेक्चर इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये टॉपिक जो आप बार बार उसको जाके सुने। ठीक है, उसके बाद दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर।